नए अतिथि के साथ। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे मेरे सहयोगी, मेरे बड़े भाई और डीएनए के पूर्व निदेशक अरुण कुमार। उनके साथ हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला के साथ। उनके व्यस्ततम कार्यक्रम से आज हमने कुछ समय लिया है और उनकी कृति जो आने वाली फ़िल्म है, डॉक्यू ड्रामा है, साकेत नगरी अयोध्या, उस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर शुक्ला के विषय में मैं बता दूँ, डॉक्टर साहब 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व महानिदेशक के पद पर पहुँचे। उनके कठोर और दबंग व्यक्तित्व जो आईपीएस अधिकारी का था, के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के एक नए आयाम भी देखने को मिले। वो चूँकि इतिहास और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने मुगल कालीन इतिहास पे बहुत शोध किया। इसी संवेदना के चलते उन्होंने एक लेख लिखा था अयोध्या साकेत नगरी के ऊपर। पूर्व में अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से भी जानते थे। ये एक डॉक्यू ड्रामा जिसमें पूरे अयोध्या का वह इतिहास जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं, वह बताया गया है। इसमें अयोध्या कितनी बार डिमोलिश हुई, कितनी बार आपदाओं से घिरी और मुगल कालीन समय में अयोध्या के ऊपर क्या-क्या आफ़तें आईं, ये सब बहुत डिटेल रिसर्च के बाद डॉक्टर साहब ने इस डॉक्यू ड्रामा को प्रोड्यूस किया है, इसमें लेखन लिखा है। मुंबई के कुछ कलाकारों ने इस फ़िल्म में काम किया है। ये फ़िल्म विचाराधीन है, बहुत शीघ्र ये लॉन्च होगी ये फ़िल्म। मैं अपने कुलीग अरुण जी को निमंत्रित करता हूँ। शायद अभी देर है डॉक्टर शुक्ला के आने में। वो कहीं व्यस्त हैं, तब तक हम चर्चा करेंगे इसी फ़िल्म पर और नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप और ठीक आज तो बड़ा अच्छा समय है कि एक ऐसी शख्सियत से हम लोग बात करने जा रहे हैं, जी, जो एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड विभाग में कार्यरत हैं कि जहाँ पर छुट्टी या अवकाश शब्द ही नहीं होता है और इतनी व्यस्त और ज़िम्मेदारी वाली नौकरी करने के साथ-साथ साहित्य का लेखन करना और फ़िल्म जैसे फ़ील्ड के लिए कुछ बनाना, लिखना, ये तो बड़ा ही एक विरोधाभासी कार्य है। लेकिन उसके बाद भी सूर्य कुमार जी ने बड़ी सफलता के साथ इन दोनों कार्यों को किया है। तो ये तो आज तो बहुत अच्छा कोई वार्ता हम लोग करने जा रहे हैं कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा समय है और हमारे जी, दर्शकों को भी आज बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, आनंद आने वाला है। जी, जी, जी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आ गए हैं, मैं उन्हें लेता हूँ। आप जी। डॉक्टर साहब के विषय में जब तक कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर साहब को हम लेते हैं। फॉरवर्ड डॉ ये इस पे भेजा, ये डॉक्टर इस पे। साहब आप जी, ऑनलाइन हैं? हाँ, मैं आप ऑनलाइन हूँ। कुछ नेटवर्क आप प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं दूसरे फ़ोन से इसको टेक अप कर रहा हूँ। ठीक है, इस और ठीक है, और हम ले आप जैसे ही आपकी हाँ, वीडियो आएगी हम ले लेंगे, आपको पुनः ले लेंगे। हाँ, हाँ, मैं दूसरे फ़ोन से टेक अप कर रहा हूँ। इस वाले फ़ोन में नेटवर्क कम आ रहा, मैं गोरखपुर में हूँ। तो जी, जी। दूसरे फ़ोन में मैंने लगा दिया है और जी, जी। देखो। चलो, हाँ, हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा हो जुड़ने में डॉक्टर जी, साहब जी। के। डॉक्टर तो साहब आ गए हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं ले लूँ तो? बिल्कुल, बिल्कुल उनको जोड़िए साहब। कहाँ है? इसमें सर आया नहीं है, डॉक्टर साहब आप ऑन स्क्रीन आ गए हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आ गया। ठीक जी। है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरे जी, सहयोगी शुक्ला जी नमस्कार जी, गुड और इवनिंग सर, गुड हमारे मंच इवनिंग। पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आज हम लोग के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप जैसे विद्वान व्यक्ति से आज हमें बात करने का मौका मिल रहा है और बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। जैसा कि हम खुद जानते हैं कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है
जो बहुत ही जिम्मेदारी से अपना कार्य करने वाला विभाग है, जिसमें अवकाश नाम का शब्द नहीं होता है शायद, मेरा अनुभव तो यही कहता है। लेकिन उसके बावजूद आपने जिस तरह से लेखन कार्य किया है या फिल्म्स वगैरह बनाने में आपने अपना योगदान दिया है, तो डॉक्टर साहब ये तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गर्व करने की बात है कि इतना व्यस्त होने के बाद भी आप क्रिएटिव चीज़ के लिए समय निकाल रहे हैं। तो ये सब कैसे आप कर रहे हैं? थोड़ा-सा हमें इसकी जानकारी दीजिए। ये माननीय मिश्रा जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि कैसे हम लोगों ने दिन में जब टाइम नहीं मिलता था तो देर रात तक जाग जाग के और सर्च करके अलग अलग जगहों से, पुस्तकों से, वीडियो से, ऑडियो से और अलग अलग लोगों से बात करके और खुद अयोध्या जाकर और अयोध्या शोध संस्थान में रिसर्च करके और उससे संबंधित जो भी लोग जानकार हैं उनसे सबसे बातचीत करके हम लोगों ने एक एक कड़ी जोड़ने का काम किया है कि कैसे अयोध्या को लग रहा है कि हाँ, शुक्ला लग जी रहा है से संपर्क संपर्क टूट गया। इसी बीच बताता संपर्क चलूँ टूट गया है। शुक्ला जी एक विद्वान इतिहास के विद्यार्थी रहे, रिसर्च स्कॉलर रहे, वो आ गए हैं। हाँ, शुक्ला जी वर्तमान में पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं और बीजेपी के कोऑर्डिनेटर हैं जी। गुड गवर्नेंस को लेकर हुँ, यूपी गवर्नमेंट में। हुँ, और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय में भी से संबंध रहे हैं, जिसमें वो गरीब और लाचार मरीजों का इलाज करवाते हैं, उन्हें सुविधा मुहैया कराते हैं, वॉलंटरी लेकर के। और जी। केंद्र सरकार की भी एक योजना है जिसमें ने फिर कैसे भारत के आधुनिक काल में भारत के तमाम युवकों ने लगाकर फिर से आंदोलन चलाकर कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर मंदिर का निर्माण किया। ये स्वयं में बड़ी लंबी कहानी है। जी डॉक्टर साहब, और बताइए ये कैसे विचार आया? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, ये आप एक फिल्म बनाना अपने आप में फुल टाइम जॉब है और मैं तो देखता हूँ कि आपके पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हैं। आपकी व्यवस्था तो खैर अभी भी आप गोरखपुर में हैं। जी मेरे निवेदन पर आपने जी समय जी निकाला। जी तो डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, ये दिमाग में आया कैसे कि ये फ़िल्म का निर्माण किया जाए, फुल फ्लेज फ़िल्म? से आप जानते हैं मैं अध्ययन काल से ही मैं दर्शन शास्त्र, संस्कृत और प्राचीन इतिहास का प्रारंभ में छात्र रहा ग्रेजुएशन में। फिर मैंने उसी भावना के तहत कि और कुछ जानने की जरूरत है तो फिर मैंने मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास का पोस्ट ग्रेजुएशन में अध्ययन किया। फिर एमफिल डॉक्टर साहब की जैसा उन्होंने बताया वो गोरखपुर में किसी अ, स्थान पे होंगे, इस समय उनकी थोड़ा आवाज़ नहीं आ नेटवर्क का रही, इश्यू आ रहा है। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। और मैं लेकिन बताता जैसा अभी शुक्ला जी बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ जाके साधु संतों से और बहुत सारे लोगों से अयोध्या में संपर्क किया और जो उनकी स्क्रिप्ट थी उसको उन्होंने लिखा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा माध्यम होता है किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। ये केवल बम्बई के या लखनऊ के किसी एसी रूम में बैठ के कुछ पुस्तकों के माध्यम से एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेना सही नहीं होता है। सही यही होता है कि आप उस जगह पर जाएं, अगर कोई इस तरह का महत्वपूर्ण स्थल है जिसके ऊपर आप कार्य कर रहे हैं और वहाँ लोगों से बातचीत करके, साधु संतों से और प्रमुख जो व्यक्ति हैं उन लोगों से बातचीत करके अगर स्क्रिप्ट तैयार की जाए तो वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होती है। बिल्कुल ये एक और डॉक्यू ड्रामा है क्योंकि मैं इस जी, प्रोजेक्ट से समझ रहा। जी, इसमें जो साधु संत हैं वो जी, उन्होंने भूमिकाएँ भी निभाई हैं अयोध्या के जो वर्तमान में साधु संत हैं। कुछ जी। कलाकार ऐसे हैं जो अयोध्या के पूरे अभियान से जुड़े रहे हुँ, और
स्वयं अयोध्या के दुर्लभ संग्रहालयों में और लोगों से बात करके डॉक्टर साहब ने स्क्रिप्ट को तैयार किया है। इसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा था, डायलॉग वगैरह। जी, और ये भाविन वाडिया ने इसको डायरेक्ट किया था। इसमें जी, जी, जो मेनली इसमें तो यही कह सकते हैं हीरो-हीरोइन सब कुछ अयोध्या ही है, अयोध्या नगरी ही है। जी, जी। अयोध्या ने जो कष्ट सहा, अयोध्या ने जो बुरे दिन देखे, कब-कब देखे, कैसे देखे, हुँ, तो हुँ। वो तथ्य जो जब आम जन के सामने कभी नहीं आए, वो जी, सब जी। डॉक्टर साहब ने खोज निकाले हुँ, और प्रयास किया कि ये फ़िल्म के रूप फ़िल्म का रूप ले ले, क्योंकि बजट कम था, हुँ। तो बहुत ग्लैमर डालने की गुंजाइश नहीं थी। तथ्यों पे नहीं, रहे। ऐसी ऐसे विषय में ग्लैमर डालने की आवश्यकता भी नहीं है और मैं तो यही निवेदन करूँगा कि इस फ़िल्म को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कराइए, हमारे दर्शक उसको देखें और उसका आनंद उठाएँ और कुछ अच्छी जानकारियाँ भी हमारे दर्शकों को मिलें। हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आ गए हैं। जी। अगर वो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो है। इसमें तब तक हम लोग चर्चा जारी रखते हैं। जी, जी। इंस्टीट्यूट से कुछ हमारा तब ठीक नहीं रहा क्योंकि शुक्ला जी किसी दुर्लभ जगह पर हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। फिर भी उन्होंने समय निकाला है, बहुत बड़ी बात हुँ, है। हम चर्चा जारी रखेंगे इस फ़िल्म के बारे में। एक जैसा कि आप जानते हैं अवध चित्र साधना हमेशा प्रयास करता है एक हुँ, ऑफ द लीक चाहे वो थिएटर हो, आप तो जुड़े हुए थिएटर से, हुँ। चाहे वो फ़िल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो और इसी सिलसिले में जो आपका प्रयास रहा है, अवध चित्र जी। साधना जो फ़िल्म फेस्टिवल आप कर रहे हैं, जी, शायद जी। बहुत से दर्शकों को नहीं मालूम है उसके विषय में। यदि आप इजाज़त दें तो एक प्रोमो हम चला दें जो पहले चलाया हुआ था ताकि पता लगे कि जी, जी, 17-18 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल। आपका प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि आप उसमें सेक्रेटरी के पद पर भी हैं और जी। आप भूमिका निभाते रहे हैं और हुँ, एक बहुत बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं। तो सब आ गए, मैं एक बार फिर प्रयास करता हूँ जोड़ने का। यदि वो जुड़ गए हुँ, हों तो हुँ, मैं हुँ, हुँ। अपने फोन के क्षमा जी। करें प्रोफाइल पे। लगता है आपकी आवाज़ आ रही है, आप दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत बेहतर दिख रहे हैं। जी, हाँ। चर्चा चल रही थी जी आपकी फ़िल्म के आवाज आ ऊपर, रही? बहुत जी, अच्छी आ आ रही रही है। है। हाँ, हाँ। आप बता तो रहे थे अपनी स्क्रिप्ट के बारे में। जी, जी, तो मैं ये बता रहा था कि जी, कैसे कैसे भारतीय जनमानस ने इकट्ठा होकर ये महसूस किया कि जी। हमारे आपसी फूट का फायदा उठाकर कतिपय हाँ। विदेशी शक्तियों ने हमारी संस्कृति को धर्म को नष्ट करने का काम किया था जी, जी। और उनको ऐसा लगता था कि शायद हम मंदिर तोड़ देंगे तो हुँ, मंदिर आस्था के केंद्र हैं और हुँ। वो मंदिरों के टूटने से वो भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जी। इसके डायलॉग भी आते हैं फिल्म में, मिश्रा जी अच्छी तरह परिचित हैं कि जब तक भारतीय लोगों के मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इनकी आस्था नहीं खत्म होगी और हुँ, जब हुँ, तक आस्था नहीं खत्म होगी तब तक भारतीय संस्कृति नहीं मर सकती। तो हुँ। इसलिए भारत के गुरुकुलों को नष्ट करने और मंदिरों को समाप्त करने का सारा प्रयास हमलावर लोग करते रहे। जी। आ, मेरी आवाज आ रही तो फिर जी, जी, उसमें हम आपकी लोगों आवाज़ ने जो बहुत अच्छी आ रही है। आपकी जी आवाज़ बहुत तो अच्छी आ रही है। आदरणीय मिश्रा जी को ये मालूम है किस प्रकार बख्तियार खिलजी ने केवल नालंदा भी वहां थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है शुक्ला जी के साथ। हम्म, देखिए कैसे शुक्ला जी की आवाज़ हम लोगों को मिल सकती है। शुक्ला जी बहुत ही एक बढ़िया विषय आवाज पे। आवाज आ रही है। जी, अब आई आपकी आवाज़। जी। जी तो हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को केवल इसलिए तोड़ दिया गया कि जी। भारत की संस्कृति को नष्ट किया जाए, किताबों को नष्ट किया जाए, इसके बारे में कोई जाने ना। इसके लिए केवल नालंदा नहीं, तक्षशिला, विक्रमशिला, शारदा यूनिवर्सिटी, वल्लभी हुँ, विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय जो उस समय प्रचलित थे, दुनिया के सबसे पहले शिक्षा के केंद्र थे, उनको सबको तोड़वाया गया। क्यों? केवल एक कारण
कि हम लोग का प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि लड़ना भूल गई हमारी फौजें लड़ना भूल गई, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये जो लुटेरे थे, फौजें नहीं थी वो। आवाज आ जी जी, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। निश्चित रूप से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या इस समय कुछ तगड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। जी जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। यदि आपकी इजाजत हो तो हम एक इस फिल्म का प्रोमो चला दें। जी 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 जी। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर महाद्वीपों की सीमाएं नहीं थीं, देश नहीं था, देश की सीमाएं नहीं थीं, तब सबसे पहले जहां सभ्यता ने जन्म लिया वह था जम्बू द्वीप आर्यावर्त भारत खंड, और यहाँ की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या। पूरी पृथ्वी पर किसी भी राज्य की पहली राजधानी थी, और पहले मानव सभ्यता का विकास यही हुआ था। अयोध्या का विस्तार और व्यापार पूरी जम्बू द्वीप आर्यावर्त तक फैला हुआ था। यह भव्य नगरी धन धान्य से भरी हुई थी। कालांतर में इसकी सुशासन और व्यवस्था ने भारत भूखंड को सोने की चिड़िया बना दिया। इस देव भूखंड को कालांतर में असुरों की नजर लग गई। खानाबदोश और लुटेरे इस पर आक्रमण करने लगे। धोखे, झूठ, छल फरेब और मक्कारी के सामने सभ्यता से भरी हुई दयावान और सज्जन विरासत उनके सामने टिक ना सकी, और उन्होंने अखंड भारतवर्ष को नष्ट भ्रष्ट करना और उसकी संस्कृति को बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया। भारत की संस्कृति को ऐसे जख्म दिए जो अभी तक भर नहीं पा। डॉक्टर साहब आ गए हैं जी जी जी, नेटवर्क में। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जरूर। जी जी आप पुनः आपकी आवाज दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब। जी, कोई और प्रश्न हो तो पूछिए। जी अरुण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ये फिल्म के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो पूर्ण हो जाए तो फिर अगली बात पे हम लोग आए। तो वो आप नालंदा विश्वविद्यालय और जी, फिल्म का तो हाल ये है कि उस फिल्म का पूरा लक्ष्य ही यही है कि हम अयोध्या के राम मंदिर को माध्यम बनाकर भारतीय संस्कृति और धर्म पर क्या क्या अत्याचार हुए और उन सब को दिखाकर अंत में जब आजादी के बाद भारत का पुनर्जागरण हुआ और देश के लोग एकजुट हुए, तब उन्होंने राम मंदिर आस्था का प्रश्न बन गया, और आस्था का प्रश्न इतना बड़ा बना उससे हिल गई। और जब दिल्ली की सरकार का परिवर्तन हुआ तब जाकर के वो पुनः स्थापना हो पाई और राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। इसीलिए मैं उस फिल्म में पूरा यही दिखाया गया है कि ये राम मंदिर का केवल नहीं है, ये राम मंदिर का एक माध्यम बनाकर भारतीय संस्कृति पर हुए अत्याचारों और उनसे भारतीय जनमानस द्वारा एकजुट होकर प्रतिकार करने की पूरी कहानी है। तो ये उसमें दिखाई गई है। और उसके जो बाद का पार्ट है उसमें तो ये भी दिखाया गया कि अब भारत कैसे विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है, कैसे भारतीय संस्कृति और धर्म के माध्यम से आगे बढ़ करके अब पूरा देश आर्थिक और औद्योगिक विकास के माध्यम से दुनिया में अपना नाम कर रहा है। और जो एक नया डेवलप हो रहा है कि भारत का विकासशील देशों के बजाय बड़ी तेजी के साथ आर्थिक विकास इतना तेज हो रहा है कि जो अमेरिका और रूस और बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे, वो अब भारत कर रहा है। जी जी। तो इतना
और कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो पूछिए, अन्यथा मैं कुछ और नहीं, बात बताऊं। शुक्ला जी बहुत अच्छी बात है। आपने जो बातें कही, भारत तो विश्व गुरु बन चुका है। जी आज पूरा विश्व जो है भारत की तरफ नजरें गड़ाए रहता है और भारत से अपेक्षा करता है, जैसे कुछ देशों में इस समय युद्ध चल रहा है जी और पूरा विश्व इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि भारत इंटरफेयर करे और उन युद्ध को रुकवाए। बिल्कुल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, हमारी मदद चाह रहे हैं कि हमारा देश कुछ ऐसा करे, हमारी सरकार कुछ ऐसा करे, हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करें कि उन देशों में जो युद्ध चल रहा है उनमें सुलह हो जाए और उनका युद्ध रुक जाए। तो भारत तो विश्वगुरु बन चुका है और बिल्कुल आज भारत ने जी टेक्नोलॉजी देनी शुरू कर दी है और दूसरे और मामलों में, चाहे वो व्यापार हो, शिक्षा हो या चिकित्सा हो, उन सारे फिल्म इन आयामों में जाके पूरे विश्व की मदद करनी शुरू कर दी है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण अभी कोरोना काल में जो वैक्सीन थी उसका जिस तरह से एक्सपोर्ट करके और दूसरे देशों में पहुंचाकर लोगों को सुरक्षित किया गया है, इससे तो हम लोग विश्वगुरु बन ही चुके हैं और हमने मदद करनी शुरू कर दी है। अरुण है जी सर, ऐसी बात की नहीं शुक्ला जी? मुझे लगता है फिर संपर्क कट गया है। जी 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 क्या आपको जी संपर्क कट गया। अरुण जी, एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था जी जी कि आप नाट्य मंचन से जुड़े रहे। जी एक विधा जो आपके टैलेंट को आम जन तक पहुंचाती है, हम्म, ऐसी विधाएं हाँ, जिसमें नाट्य मंचन है, हम्म, थिएटर है, हम्म, सिनेमा है, टेलीविजन हम्म, है हम्म, और अब तो सोशल मीडिया भी है। जी सोशल मीडिया वर्तमान में जी एंटरटेनमेंट जगत का एक बहुत बड़ा हम्म, हिस्सा खा रहा है, चाहे जी रेवेन्यू के रूप में हो जी और चाहे इंफॉर्मेशन के रूप में। हम्म, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी हम्म, बहुत सारी सूचनाएं, गलत हों सही हों, वो लोगों तक पहुंच जाती। हम्म, आप दोनों महानुभाव आज यहाँ हैं, जी आदरणीय शुक्ला जी और आप, जी और और शुक्ला जी चूंकि एक्टिव राजनीति में भी हैं, हम्म, और आपका जो ये अवध चित्र साधना जो का जो प्रोजेक्ट है, हम्म, इसमें उद्देश्य सार्थक सिनेमा, जी सार्थक एंटरटेनमेंट, जी सार्थक सूचनाएं हम्म, जो देश के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्तित्व को बनाने में लाभकारी हो। तो आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया में जो विषय वस्तु है, जैसे कि शुक्ला जी ने उठाया इतिहास, जी मुगलकालीन इतिहास, जी भारत जी की संस्कृति, भारत की वेदना, भारत का गौरव, हम्म, क्यों नहीं हमारे, क्योंकि मैं विशेषकर शुक्ला जी से ये प्रश्न पूछूंगा, आप तो विद्यार्थी भी रहे हैं इतिहास के और आपके पास एक अधिकार भी है। मेन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मेन इसमें जो सब्जेक्ट है इतिहास, उसमें रानी पद्मावती के जौहर जैसी चीजें विलुप्त क्यों हैं? हमारे गौर गाथा ये विलुप्त क्यों है? गजनी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में हारा था, ये क्यों नहीं बताया गया? अकबर महान है, मुगल महान है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारी गौरव गाथा है वो कहीं दिखाई नहीं देती। क्या पॉलिटिकल विल और राष्ट्र विद्वान इस विषय में कुछ सोचते हैं? हमारे पास सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिल्म में, मंचन में, डॉक्यू ड्रामा के लिए हमारे अपने इतिहास में इतना विषय वस्तु है कि कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। तो आपका क्या विचार है कि सार्थक दिशा में क्या हम लोग कर सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं? जी शुक्ला जी, आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? जी मैं मिश्रा जी से पूरी तरह सहमत हूँ। इतनी कहानियां हैं, सच जीवित कहानियां और इतिहास की घटनाएं। जैसे मिश्रा जी होगा कि जब हम लोग रानी कर्णावती को रहे थे, तो रानी कर्णावती ने पूरी मुगल फौज को गढ़वाल में हराया भी और सबकी नाक कटवा के भेजी।
और पूरी नाक जी कटा के जी फौज जब शाहजहां के जहांगीर के टाइम में दरबार में पहुंची तो इतना शर्म आई कि पूरा मुगल साम्राज्य कभी दोबारा हिम्मत नहीं किया कि गढ़वाल पे हमला करें। इतनी नाक कटी फौज का इतिहास पूरा हमारे दुर्गावती ने कैसे 3-3 बार अकबर की फौज, वो बातें बताई ही नहीं जाती। यहां तक कि वीर शिवाजी ने कैसे छकाया एक एक, और अंत में कैसे शाहजहां को का वध किया। वीर छत्रसाल ने सुबह सुबह जाकर उसके कैंप में हमला करके और ऐसा विष बुझा खंजर उसको भोंका कि 3 महीने तक तड़प तड़प कर मरा। आज भी औरंगाबाद में उसकी कब्र बनी हुई है। लेकिन ये बहादुरी की गौरव गाथाएं भारतीय लोगों को बताई ही नहीं गई, क्योंकि सारा इतिहास लिखने वाले भी राज सत्ता के समर्थक, मुगलों के समर्थक थे। उनको हिम्मत ही नहीं पड़ी किसी ऐसी बात को लिखने को। और बाद में जो अंग्रेज आए उन्होंने भी भारत को कभी बताया ही नहीं कि सारी लकड़ी भारत के जंगल काट कर लंदन और ऑक्सफोर्ड लिवा गए पानी के जहाजों से, जिससे यहाँ अकाल पड़ गया, पानी बरसना बंद हो गया और इतना भारत दुर्दशा हुई कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बारंबार अकाल पड़े और मुख्य कारण था कि पानी बरसना बंद हो गया, और उसका कारण था कि सारे जंगल काट करके लंदन की सारी ठंडक को दूर करने के लिए दीवालों में सब लकड़ी लगा दी गई, उसके लिए रेलवे बनाई गई। मतलब इतना दोहन, इतना शोषण कि पूरा देश को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इन बातों को कभी अंग्रेज इतिहासकारों ने नहीं बताया, खाली ये लिखा फेमिन्स इन इंडिया, अकाल अकाल। लेकिन इतना अत्याचार कि लोग कपड़ा न बनावें। जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए कि भाई हम कपड़ा नहीं बना पाते, इतना टैक्स हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लिवरपूल और ऑक्सफोर्ड के कपड़े वहां के यहाँ बिके, इंडिया में कपड़े ना बने। उसके पहले मलमल की साड़ियां सारी दुनिया में इतनी बढ़िया बनती थी कि एक साड़ी अंगूठी के पोर से निकल जाती थी, इतना महीन कपड़ा। लेकिन भारतीय उद्योग को नष्ट करके मैनचेस्टर और लिवरपूल की फैक्ट्रियों को कपड़ा पूरा इंडिया में बेचा जाए, इसके लिए पूरा भारतीय उद्योग नष्ट कर दिया गया। नील की खेती के किसानों का हाल आपने सुना, कैसे गांधी ने जाके वहां आंदोलन चलाया था। तो यहां तक कि कोई नमक नहीं ले सकता, समुद्र के पानी से कोई नमक नहीं ले सकता। तो आज भी आप लोग याद करते हैं कि गांधी जी ने कैसे नमक आंदोलन किया, दांडी यात्रा की और बुरी तरह लाठी चार्ज करके सब लोग मारे गए। ऐसे अत्याचार कि जलियांवाला बाग को आज भी लोग याद करते हैं कि कैसे चारों तरफ से घेर के दरवाजा बंद करके गोलियां चलाई गई कि कोई निकल ना पावे, तो लोग कुएं में कूद गए और मर गए। इसी तरह की कहानी है, जब अयोध्या में हमला हुआ तो वहां के सारे पुजारियों और पब्लिक जो खड़े हो गए मंदिर को बचाने को, उनको मार के कंदर्प कूप में भर दिया गया। इतना अत्याचार। और जो भारत की वीरता की कहानियां थीं उनको सबको छिपा दिया गया, ताकि यही जाने हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां कि भारत तो बड़ा हरदम हारने वाला देश है। और क्या बताया गया कि भारत के लोगों ने इस्लाम का स्वागत किया कि उसमें बहुत उदारता है, बहुत अच्छाई है। और ये कभी नहीं बताया गया कि तलवार के बल से, केवल तलवार के जोर से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम यहां ही नहीं फैला। 57 देशों की जो कहानी है हर जगह वही है कि तलवार से पहले तो मार दो, डरा दो, न माने तो खत्म कर दो। यानी कि हिंसा पर आधारित सारा धर्म जो था उसका पूरा वर्णन, उसका पूरा जो कहानी है वो भारतीयों के अहिंसा और सत्य के ऊपर तलवार और भाले और तोप की लड़ाई में जो इस्लाम की जीत हुई। और क्यों हुई कि जैसे कहते हैं गांव में जो सबसे सभ्य आदमी होता है, जो विद्वान होता है, वो कभी लड़ नहीं पाता भौतिक लड़ाई में, मारपीट में, मारकाट में नहीं ठहर पाता। उस तरह भारत
इतना डॉक्टर साहब मुझे सभ्यता याद है आपकी एक संस्कृति फिल्म में का आज एक नहीं सीन है। बढ़ गया। डॉक्टर साहब एक मुझे जी याद है आपकी फिल्म का एक सीन है जिसमें ओपन जी एयर जो क्लास लग रही है, वहाँ एक विद्यार्थी पूछता है कि इतना ही गौरवशाली इतिहास और इतना ही गौरवशाली यहाँ का जनमानस था और बहुत उन्नत था, सुसंस्कृत था, तो क्यों गुलाम बनता रहा 700 साल 800 साल? कोई भी बिल्कुल इस दुनिया की प्रजाति ऐसी नहीं है, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, अफ़गान हो, तुर्क हो, सबने यहाँ रूल किया। ऐसा क्या कारण था? वो एक विद्यार्थी बिल्कुल पूछता, आपको याद होगा आपकी फ़िल्म में आपका ही जी रचना है वो। जी उसमें जी उत्तर दिया जाता है अध्यापक द्वारा, क्योंकि हम अहिंसक थे, हम युद्ध करते थे तो एक प्रोटोकॉल का एक फ़ॉलो करते थे। पालन करते थे हमारे यहाँ जी बाकायदा वहाँ नियमावली थी युद्ध करने की कि शाम के बाद शंख बजने के बाद युद्ध नहीं होगा, तलवार रख दी जाएगी। जी प्रातः काल ही शंख बजने के बाद ही युद्ध होगा, भागते हुए जी सैनिक को नहीं मारेंगे, युद्ध बिल्कुल जीतने के बाद गाँव के एरिया के बच्चों को, स्त्रियों को नहीं छुएँगे, अपहरण नहीं करेंगे, वृद्धों को नहीं सताएँगे, बिल्कुल लूटा उनको नहीं जाएगा। उनको स्वायत्ता दी जाएगी, सिर्फ उनसे कुछ दंड लेकर के उन्हें अधीन बनाया जाएगा। लेकिन जब इस तरह के इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए तो यहाँ की संस्कृति को एक नया एक आयाम दिखा, धोखा, छल, फरेब। अब जो तुर्क और मुगल कालीन जो सैनिक आते थे तो वो जो पीने के वाटर सोर्सेस है उसमें जहर मिला देते थे, गायों को आगे कर देते थे, स्त्रियों को बिल्कुल बंधक बना लेते थे। तो इस तरह के माहौल को तो देखा ही नहीं था, सेनाएं हारती चली गई, धोखे, मक्कारी और झूठ। तो उसका जवाब ये दिया था उसमें। बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे बीच आपके एक दर्शक और आपके परिचित और इस प्रदेश के पूर्व आईजी राय साहब, हमारे साथी हैं राजेश राय राजेश जी राय हैं। जी 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 हमारे साथी हाँ, हैं राय साहब जी वो आपकी आज्ञा से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। राय बिल्कुल साहब बिल्कुल बुलाइए आपका बुलाइए। राय साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार राय साहब। धन्यवाद नमस्कार आप सर, आए। नमस्कार। चर्चा हो रही थी आपके अभिनय की जो आपने इसमें किया है इस फ़िल्म में। वो अभी सर क्योंकि हम सर बाइट सर नहीं सर कर सकते वो क्योंकि फ़िल्म अभी विचाराधीन है। डॉक्टर साहब राय साहब भी बहुत ही आप तो जानते ही होंगे, बहुत ही साहसी और निर्भीक आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा भी वो आपको शायद पता हो कि वो उन्हें कविता करने का बड़ा शौक है। कविताएँ भी करते हैं और आपकी तो फ़िल्म में अभिनय भी किया है डॉक्टर साहब ने। आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं, अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे देश में इतनी विसंगतियां क्यों रहीं। दरअसल शुरू से अगर आप इतिहास देखें तो ये तो जयचंदों का भी देश रहा है। जी, इसमें जयचंद टाइप के भी लोग रहे हैं और देश की आज़ादी के बाद जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही है, जी, उसी में कुछ ऐसी कमियां बनाई गईं, मैं तो उसको कहूँगा बनाई गईं, कि जिससे हमारे देश का जो वास्तविक इतिहास है, वो हमारे देश के नवयुवक बच्चे ना जान पाएँ और केवल वही जानें जो वो लोग बताना चाहते हैं, जिसको वो महिमा मंडित करना चाहते हैं, वही चीज़ें वो लोग जानें। तो कुछ ऐसे षड्यंत्र शिक्षा को लेके किए गए हमारे देश को, हमारे ही देश के लोगों ने किए, हमारे ही देश के विद्वानों ने किए, केवल अपने राजनीति को, अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए जब इस तरह के काम किए जाएंगे, तो हमारे देश में जो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो कहाँ से लोगों को पता लग पाएंगी। बिल्कुल। सोशल मीडिया महाराणा प्रताप इतने बहादुर राजा थे, इतना बहादुर व्यक्ति था, जिससे पूरी दुनिया के दुश्मन सब घबराते थे। पृथ्वीराज चौहान के नाम से लोग कांपते थे, लेकिन उनका जिक्र बहुत कम होता है। बिल्कुल। या और भी हमारे बहुत सारे योद्धा ऐसे रहे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानकारियां पाते हैं, क्योंकि अरुण उनका जी, जिक्र ही हमारे इतिहास से हटा दिया गया है। अरुण जी जी अकबर महान का जो स्लोगन था उसके उसमें ये महान राणा प्रताप और महान शिवाजी साहब कहीं खो दिए इन लोगों ने, धूर्त और मक्कार इतिहासकारों ने। हाँ, नहीं वो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जी वो तो ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप तो घास की रोटी खाते थे, हाँ, वो कैसे वो लड़ाई कहाँ लड़े? बहादुर थे। वो कहाँ और पृथ्वीराज चौहान ने तो 20 बार गौरी को माफ कर दिया था युद्ध हारने के बाद भी, तो वो तो बहुत ही
हाँ, तो इस तरह के देखिए इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जी हमारी आने वाला जो हमारा वंश है, आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो जाने कि कहाँ धोखा दिया था, धोखे का जवाब धोखे से दो। आज ये समय आ गया है, आज ये समय आ गया है मिश्रा जी कि आज हमको, चलिए पीछे पीछे जो कुछ हो गया लोगों ने किया वो उसके लिए अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज ये समय है कि जो जानकारियां हैं, जो वास्तविक जानकारियां हैं, उनको जनता के सामने अधिक से अधिक लाया जाए। और शुक्ला जी जैसे और राय साहब जैसे विद्वान व्यक्तियों को, जो इतिहास के विद्यार्थी भी रहे हैं, जिन्होंने इतिहास में काम किया है, पुस्तकें लिखी हैं, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, फिल्मों के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जागरूक करने का जो कार्य किया है, आज उसको हम लोग अधिक से अधिक लेके जनता के सामने जाएं और उनको बताएं कि साहब देखिए ये भी है। बहुत सारे और भी हमारे शिक्षक हैं विश्वविद्यालयों के, जो उस छिपे हुए इतिहास के बारे में भी विद्यार्थियों को बता रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग चलिए जागरूक हुए, अरुण जी आपका सार्थक प्रयास है अवध चित्र साधना जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो आप राय साहब से जरूर वादा करें कि जो उन्होंने इस फिल्म में काम किया है शुक्ला जी की, वो इसको कैसे देखते हैं, वो कैसे मतलब मिश्रा जी, हम लोगों का अवध चित्र साधना बनाने का पर्पस ही यही है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के माध्यम से जो हमारे समाज की एक तरह से छवि खराब की गई है, हमारे सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, महत्वपूर्ण स्थानों को जिस तरह से उनको बदनाम किया गया है, उनके ऊपर मजाक किए गए हैं, तो आज हम अवध चित्र साधना के माध्यम से जो हम छात्रों को और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उनको यही बता रहे हैं कि भैया ऐसा सार्थक सिनेमा बनाओ, ऐसी सार्थक स्क्रिप्ट्स लिखो कि उसको हमारा समाज देखे, और हमारे समाज की ही जो बहुत सारी कहानियां, हिडन कहानियां हैं, छुपी हुई कहानियां हैं, जिनको अभी तक छुपाया गया है, उनको निकाल के लाओ और उनको जनता को बताओ। इसी क्रम में बताता चलूं आपको कि अवध चित्र साधना के बैनर तले अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, उसके महोत्सव में विभाग में 17 और 18 नवंबर को एक 16-17 नवंबर को एक फिल्म फेस्टिवल किया जा रहा है। वो फिल्म फेस्टिवल में वृत्त चित्र, बाल चित्र, स्त्री शोषण और ऐसे और टॉपिक लिए गए। वो एक प्रयास है हम लोगों का कि एक पॉजिटिव, एक सार्थक सिनेमा निकल कर आए सोशल मीडिया पे, और जो जनमानस के मन और पे एक अंकित करे ऐसा प्रभाव। डॉक्टर राय साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस फिल्म में कुछ रोल ये किया है, आप कैसे देखते हैं इस फिल्म को राय साहब? ये फिल्म अपने आप में बहुत ही, जिसे कहते हैं कि प्रेरक फिल्म है, और ये केवल भगवान राम के वर्णन के बारे में, भगवान राम का जो उनका आदर्श चरित्र है उसके चित्रण, वो तो अपनी जगह पर मूल चीज है, उसका तो अपनी जगह पर है ही है। लेकिन इस फिल्म में जो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से हिंदुओं का जो सनातन धर्म है उसको जिस तरीके से लोगों ने आकर के यहाँ पर उसका दलन किया, उसका संहार किया, नरसंहार किया, लोगों को यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पर बुरी स्थिति में लोगों को ले जाया गया, उसके बारे में जो विवरण है इस फिल्म का, वो अपने आप में वो चित्रण इतना जबरदस्त है कि मैं समझता हूँ बहुत प्रेरक है। आप देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी सर बात कर रहे थे जो हमारा सिनेमा है उसके बारे में। आप सर ये अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक समय था कि हिंदुस्तान के सिनेमा में जो लोग आते थे वो जो मुस्लिम एक्टर्स हुआ करते थे, एक्ट्रेसेस हुआ करती थी, उनको ये लगता था कि जब तक हम अपना नाम यूसुफ से दिलीप कुमार नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने मुस्लिम नाम को छिपा करके हिंदू नाम पर हम नहीं ले आकर के रखेंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक बार जब बॉलीवुड पे जो लेफ्टिस्ट इलाका है, जो दाऊद गैंग का जब प्रभाव इस पे पड़ा, जब वो मुस्लिम डोमिनेंस का इस पे प्रभाव पड़ा और तमाम खान, तमाम पठान, तमाम सब लोग, पता चला कि फिल्में ही उन्हीं की चलेंगी। और उसके बाद से जब ये नैरेटिव बदलना शुरू हुआ,
जिस नैरेटिव में ये कहा जाने लगा कि जो है वो रहीम चाचा बहुत शरीफ है, अगर कोई भला आदमी है तो वो पठान है, और अगर कोई बुरा आदमी है तो वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो बनिया है। जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर फिल्म इंडस्ट्री ने कुठाराघात किया है, उस कुठाराघात को बदलने का ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है कि इस कुठाराघात को बिल्कुल परिवर्तित किया जाए। इस नैरेटिव को बिल्कुल बदलने की जरूरत है, और इसलिए इस समय जो वो सार्थक सिनेमा है जिसमें कि उन चीजों को दिखाया जाए। अभी भी स्थिति ये है कि आप ये देखिए कि अभी वो आईसी 84 या कौन सी एक फिल्म बनी है जिसमें कि पूरा का पूरा IC 814 जी, जिसमें पूरा का पूरा जो कांधार का जो और जो वो अपहरण था उसका प्लेन का, और उसमें जितने भी किरदार थे, जितने भी उसके मेन जो करने वाले जो क्रिमिनल्स थे, जो टेररिस्ट थे, वो सारे के सारे मुस्लिम थे। उन्होंने पूरी की पूरी कहानी को बिल्कुल उस तरीके से रखा जिस तरीके से थी, लेकिन किरदार बदल दिए, उसमें उन्होंने हिंदू डाल दिया। ये जो षड्यंत्र चल रहा है, उसमें जो एक बहुत बड़ा रोल था जो उस समय की, उसमें जो एयर होस्टेस थी, जो वीरांगना थी, जिसने अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाया, उसके किरदार को कम किया गया। लेकिन जो टेररिस्ट थे उनको हिंदू दिखाने का जो ये षड्यंत्र किया गया, और इसके बाद फिर जब इसके बारे में हल्ला मचा तो लोगों ने खाली इतना कर दिया कि उन्होंने उसके लिए केवल एक डिस्क्लेमर डाल दिया। वो डिस्क्लेमर डालने वाली बात नहीं थी, वो तो अपना काम कर गए जो उन्हें खुराफात करने थी। तो जो ये समय है, ये समय ऐसा आ गया है कि जिसमें इन सारे नैरेटिव्स को बदलने की जरूरत है, और उन नैरेटिव्स को बदलने की जो जरूरत है, उसी नैरेटिव में जो ये फिल्म है साकेत नगरी, ये उसमें एक प्रयास है। और हमारे जो डीजी साहब हैं आदरणीय श्री शुक्ला साहब, उनका जो प्रयास है, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनका जो अथक प्रयास है, उनका जो सामाजिक रूप से उनका जो आज की तारीख में भी वो जो लोग विदेशों से, जो लोग जो है उन जगहों से जो सीए हमारा लागू हुआ, यहाँ पर लोग आकर के शुरू से 1947 के बाद से लोग आकर के यहाँ पर अपने देश में आकर के वो भी आकर के यहाँ पर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। और जो हमारे ही देश में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगाए गए, वो भी हमारे अपने ही देश में, अपने ही राष्ट्र में वो आकर के बैठ करके यहाँ पर शरणार्थी का जीवन जी रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि जो पिछली सरकारें हैं, जो पिछले जो लोग जो जिनका सरोकार था, जो सत्ता में बैठे हुए थे, ये उनकी भी साजिश थी, जो इस साजिश में शामिल थे, नहीं कर सकते थे। आज की तारीख में इस्राइल को देखिए, इस्राइल जो है वो अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति किसी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत वो नहीं करने देना चाहता है। और हम इस तरीके से पिछले दिनों में अब थोड़ा प्रयास हुआ है, और इस प्रयास में कम से कम जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके अंदर भी एक चेतना आई है। वो भी धीरे धीरे उन्होंने खड़ा होना शुरू किया है, उन्होंने आवाज उठानी शुरू की है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और मैं समझता हूं कि इस बदलाव को हवा देने के लिए, इसको प्रेरणा देने के लिए जो हमारा सार्थक सिनेमा है उसको बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। और जो इस तरह के लोग हैं, जो इसके पक्षधर हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जो ये नैरेटिव लेकर के जो दाऊद गैंग की तरफ से जो अभी तक ये चल रहा था, इसको बंद करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं जितना ही इसके बारे में लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जितना ही ये सनातन धर्म के लोग, जितना ही जो ये हिंदू है, ये अगर जागृत होगा तो ये जो सिनेमा वाले नैरेटिव देना चाहेंगे तो वो नैरेटिव दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नकार दिए जाएंगे। और वो स्थिति आना इस राष्ट्र में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। डॉक्टर शुक्ला शायद संपर्क कट गया है हमारा, और उनसे बात आज नहीं हो पाई बहुत ढंग से, क्योंकि वो गोरखपुर में है। वहाँ से उन्होंने समय दिया, अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताया, और वो जुड़ गए हैं। मैं उनको फिर स्क्रीन पे ले लेता हूँ। राय साहब, डॉक्टर शुक्ला कि तो वो तो आपके वरिष्ठ रहे हैं, उनकी इतनी रचनात्मकता और उनकी इतना, मैंने तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा है कि इतनी ऊर्जा वो कहाँ से लाते हैं। कितने व्यस्त रहने के बाद भी वो सार्थक समय निकाल लेते हैं सोशल एक्टिविटी के लिए, इतिहास जैसे विषयों को फिल्म बनाने जैसे और बहुत सारे टॉक हैं जो करते हैं वो। तो आप उनके साथ आपने काम किया है, जरा आप
शुक्ला साहब के विषय में बताएं कि कैसे वो उनके और क्या आयाम है उनके जीवन के, क्योंकि आज के प्रोग्राम में वही है हमारे। मुझे 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 उनके साथ कार्य करने का कई बार अवसर मिला है और उन्हें बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। शुक्ला जी के साथ 2-3 चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में अनुकरणीय हैं। एक तो उनकी ऊर्जा अनुकरणीय है, ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति को थकान आती ही नहीं है। ये कितनी भी मेहनत करके, परिश्रम करके, अभी अगर मान लीजिए कल सुबह उनको आना है और वो 6 घंटे की यात्रा करने के बाद दूसरा कोई आएगा कि 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की यात्रा करके आए, तो जा करके अपना जो है आराम से उतर करके और अपने घर के कपड़े पहन के खाना पीना खा के सोएगा। वो लौट करके आएंगे तो उनके सामने टारगेट्स होंगे, अभी चलो ये करना है, अभी चलो ये करना है। ये जो ऊर्जा है, जिसके अंदर ये ऊर्जा है, ये जो अथाह ऊर्जा का स्रोत जिसके भी अंदर है, वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए सक्षम है। एक तो उनकी ये ऐसा गुण है जिस गुण को मैं समझता हूं कि अनुकरणीय है, मैं भी अपने जीवन में उसको अपनाना चाहूंगा, लेकिन केवल चाहने से नहीं होगा, उसके लिए अंदर से जो पैशन चाहिए, जो आग चाहिए, जो लगन चाहिए, वो उनके अंदर है। एक बात की तो मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं इस बात की। दूसरी जो बात मैं उनकी तारीफ करता हूं, जो सबसे बड़ी चीज है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, जब तक व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण नहीं है, जब तक उसके अंदर विनम्रता नहीं है, जब तक उसके अंदर लोगों के प्रति दया भाव नहीं है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। उनके साथ मैंने काम किया है और मैंने उनको देखा है कि वो पुलिस की नौकरी में एक तरफ तो तमाम ऐसे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि लॉ है, कानून है, एक नियम है, उन नियमों में बंध करके आदमी मानवीयता को भूल जाता है, और उन्होंने उन नियमों में रह करके तरह तरह की ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, तरह तरह के ऐसे ऐसे उन्होंने प्रयोग किए, जिन प्रयोगों के माध्यम से उन्हीं कानूनों के तहत रह करके लोगों की मदद की, लोगों के जो दुख दर्द है उनको दूर करने के लिए प्रयास किया। उसमें जो उनकी अपनी जो उनका जो व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने उसमें परिवर्तन किए, और वो परिवर्तन ऐसे ऐसे परिवर्तन किए जिसमें उनको न्यायालयों में जाना पड़ा। वो कोर्ट ने उनको बुलाया कि नहीं आप ये कैसे कर रहे हैं, और कोर्ट में भी उनकी विजय हुई। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, उन्होंने कहा कि एक तरफ सारे मुकदमे कायम होते हैं, लोग परेशान होते हैं सालों सालों तक। उन्होंने कहा नहीं, हम थाने पे पंचायतें करेंगे और उन पंचायतों में दोनों पक्षों को बुलाएंगे और बुला करके आउट ऑफ बॉक्स टेक्निक से, आउट ऑफ कोर्ट से वहां पर बैठ करके उनके आपस में एमिकेबली उनका समझौता करा देंगे, समझा बुझा के इसमें दोनों का जो है धन बल सब कुछ नुकसान होगा, समय इसको ऐसे तय कर लो। ऐसे प्रकरण उन्होंने न जाने कितने हम लोगों के माध्यम से जहां हम उनके साथ रहे वो उन्होंने कराए। तो उनका जो ये गुण है, एक बात। दूसरी बात, आज की तारीख में आप देखें, जब कोई भी आदमी किसी भी पद पर पहुंचता है, छोटे से लेके छोटे तक, अगर आप किसी सिपाही को देखें, दरोगा को देखें, लेखपाल को, किसी को देखिए जिसके अंदर, तुलसीदास जी ने भी कहा कि सत्ता पाई के मद नहीं, छोटी से छोटी जगह पे लोगों को आने के बाद उनका जो है मद घमंड एकदम उनके आसमान पर सिर पे चढ़ जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने वो घमंड चढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने इनको कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। पुलिस जैसी नौकरी में रहते हुए भी कभी इनको मैंने क्रोध करते हुए नहीं देखा। अपनी चीजों को बड़े प्यार से, बड़े शाइस्तगी से समझा करके, बुझा करके, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कहीं से ढीले रहे अपने अनुसार। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब फिर आ गए हैं। डॉक्टर शुक्ला जी जुड़ गए हैं आपसे भी। शुक्ला साहब एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। आपका शायद जो माइक्रोफोन है वो ऑन नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसी बीच राय साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा कि हमारा जो ये अवध चित्र साधना है, इसके अरुण भाई सेक्रेटरी हैं, प्रयास यही है कि पॉजिटिविटी किस तरह से सोशल मीडिया में कंटेंट कैसे पॉजिटिव हो। कंटेंट बहुत रिच है हमारा। डॉक्टर शुक्ला, आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही है, आप क्या सुन पा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो ये अवध चित्र साधना, ये प्लेटफॉर्म जो है अवध चित्र साधना का, राय साहब इसमें क्या योगदान आप कर सकते हैं? क्योंकि 16-17 तारीख को हमारा एक फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य ही यही है कि अच्छा कंटेंट उभर के सामने आए। क्योंकि आप देखिए रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी बकवास
खासतौर से बॉलीवुड में क्या कोई कंटेंट ही नहीं है। एक फिल्म डॉन जैसी फिल्म 3-3 बार बना देते हैं। उनका कुछ नहीं है उनके पास। रिसोर्स है, कब्जा किया हुआ है, दैट्स ऑल। तो ये जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आपका योगदान हम ज़रूर चाहेंगे ताकि सार्थक सिनेमा, सार्थक कंटेंट उभर के आए, निकले और सोशल मीडिया पे अपलोड करे। मुझे लगता है मिश्रा जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 16-17 नवंबर को तो आप सादर आमंत्रित हैं और अंबेडकर विश्वविद्यालय में पधारिए और वहाँ हमारे फिल्म फेस्टिवल की शोभा बढ़ाइए। लेकिन राय साहब और शुक्ला जी से जो बात हुई आज, हालांकि बात तो हम लोग फिल्म्स की कर रहे थे, लेकिन फिल्म से किस तरह से हमारा समाज प्रभावित होता है, किस तरह से हमारे समाज के बहुत सारे कार्य के माध्यम से ही हम लोग फिल्मों तक पहुंचते हैं। तो राय साहब ने बड़ी अच्छी जानकारियां दी हैं और कुछ ऐसी बातों को बताया है जो हमारे समाज के हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या विसंगतियां घटी हैं, क्या क्या विसंगतियां आज भी हो रही हैं और किस तरह से उनको दूर करके हम लोग फिल्मों के माध्यम से एक मैसेज जो है, संदेश अपने समाज को दे सकते हैं। युवाओं को और छात्रों को ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है आज कि इन विसंगतियों के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में, जैसे शुक्ला जी के बारे में आपने बताया कि किस तरह के वो संवेदनशील अधिकारी हैं, और अगर उनके अंदर संवेदनाएं नहीं होंगी तो ना तो वो फिल्म का लेखन कर पाएंगे, ना ही अपने विभाग में जिस तरह से आपने पंचायत का जिक्र किया और 2 पक्षों को बुला के बैठा के मसले हल करना शुरू किया, बहुत बड़ी बात है। वरना केवल कोर्ट केस में उलझा के किसी अरुण जी आपकी इजाजत है तो एक थोड़ा सा 20 सेकंड का एक पॉज ले लें, जिसमें आपका जो अवध फिल्म साधना का जो फिल्म फेस्टिवल है जी वो दिखा दीजिए जी। अरे पता हो जाएगा, इतना काम नहीं तो ये था हमारा एक छोटा सा दर्शकों के लिए इन्फॉर्मेशन। और समय भी हो चला है, 1 घंटा 2 मिनट के ऊपर हो गया। हमारा शेड्यूल लगभग 50 मिनट का होता है। और निवेदन करेंगे पूर्व आईजी श्री राजेश राय और प्लस आप तो घर नहीं है कि वो हमारे पुनः कभी इस प्रोग्राम में आए, सार्थक बनाएं, सार्थकता लेकर आए और अपने रिसोर्स और अपना जो उनका व्यक्तित्व है उसके माध्यम से हमारे प्रयास को सफल बनाने का जरूर सहयोग करें। राय साहब इजाजत चाहेंगे आपसे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हम तो ये भी निवेदन करेंगे राय साहब कि अभी हम लोग बाद में भी आपके साथ एक सेशन और करना चाहेंगे कि हम बहुत सारी जानकारियां आपसे फिर दोबारा लेना चाहेंगे कुछ और नए विषयों के साथ। तो जब भी कभी इस तरह का हो तो आप थोड़ा समय जरूर निकालिएगा। बहुत अच्छी जानकारियां आज आपने दी हैं, आगे भी हम आपसे बहुत सारी जानकारियां लेना चाहेंगे। मिश्रा जी। जी अरुण भाई राय साहब जा चुके हैं। शुक्ला जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है एक वो क्योंकि मुझसे कह रहे थे कि मैं बाहर ऐसी जगह रहूंगा। हाँ नहीं वो ऐसा हो सकता है, उस जगह नेटवर्क का इशू आ रहा है जी। जी तो ये था कि क्योंकि ये आप फिल्म निर्माण से और बहुत सारे वृत्त चित्रों से जुड़े रहे, जो प्रविष्टियां हैं उनके शिष्य भी हैं और क्योंकि वो वर्तमान राजनीतिक और उसमें बहुत एक्टिव हैं, वर्तमान सरकार में भी प्रभाविता है, तो उनके माध्यम से हमारे जो अवध चित्र साधना है और जो फिल्म फेस्टिवल है, हम चाहेंगे कि कुछ उनकी प्रविष्टियाँ या कुछ सहयोग जरूर इस संबंध में हम आपसे बात भी करेंगे और
पुनः दर्शकों को बता दें कि 16-17 नवंबर को जो फ़िल्म फेस्टिवल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उसके विषय में हम आपको आगे भी सूचनाएँ देते रहेंगे और सारी रूपरेखा बताते रहेंगे। मुझे लगता है जी। अरुण जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं तो केवल धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और अपने आज के अतिथियों का और अपने दर्शकों का कि आज ये एक बड़ी अच्छी सार्थक हम लोगों ने बातचीत की। आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। तो आज के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।